अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू इन दिस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड स्टेट सर्विस एग्जाम्स। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक मुद्दे पे जो कि आर्टिकल 370 है, कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे रहा था जिसको एब्रोगेट किया है पार्लियामेंट ने। अब ये आर्टिकल 370 जो है ये मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट इस पे कंटिन्यूअसली सुनवाई कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कल जो कपिल सिब्बल ने जो पूरा आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं तो वो हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। ये 4 घंटे का वहां पे था, लेकिन हम इसको 10, 15, 20 मिनट में खत्म कर देंगे कि वहां पे निचोड़ क्या निकला है, तो किस लॉयर ने क्या कहा है और CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आप खुद फिर डिसाइड करोगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आर्टिकल 370 क्या था, अब क्या है, क्या वो गलत हुआ या सही हुआ, इस बात का डिसीजन हम आप खुद लेंगे। तो पहले हम इस न्यूज़पेपर की तरफ, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है SCO, उसी ने इस आर्टिकल को अच्छे से रिव्यू किया है तो क्या हुआ वहां पे। तो देखिए, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 डे फर्स्ट, ये पहले दिन का। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे तो उसके बाद हम हर दिन आपको अपडेट करेंगे कि क्या हुआ है, क्योंकि कुछ मीडिया वालों ने इसको बढ़ चढ़कर पेश किया है। कुछ ने कहा है कि कुछ बीजेपी का तरफ कर रहे हैं, कुछ कश्मीरियों का पिटिशनर्स का तरफ कर रहे हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज कोई नहीं बोल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज हम देखेंगे कि या वाकई सही हुआ है या गलत हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही कपिल सिब्बल जो है, वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड एडवोकेट, सीनियर मोस्ट एडवोकेट, तो उसने क्या कहा है, वही फीचर्स और पार्लियामेंट और जो बेंच 5 जजेस का बेंच है उन्होंने क्या कहा है, उसी पे हम बात करेंगे। यानी जो पिटिशनर्स वो क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये एक परमानेंट है, ये परमानेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम देखेंगे कि वेदर इट इज परमानेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, इट इज सब जुडिशियस। तो हम देखेंगे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY Chandrachud began the day's hearing by calling out the time petitioners' argument. He urged them to cut down the time they have requested and ensure there is no repetition of arguments. उसने कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप टाइम कम कीजिए, जो आपने टाइम मांगा है वो टाइम आपको नहीं मिलेगा, इस टाइम को कम कीजिए और बार बार एक ही आर्गुमेंट को रिपीट ना करें ताकि यू विल नॉट स्पॉइल द टाइम ऑफ द कोर्ट का टाइम जाया ना करना है। ठीक है, पेटिशनर्स ने एग्री किया है, एग्री टू ओनली प्रेजेंट न्यू पॉइंट्स, कि हम सिर्फ नए पॉइंट्स ऐड करेंगे, पुराने कोई भी पॉइंट्स हम ऐड नहीं करेंगे। एंड एक्सप्लेनिंग दैट देयर आर ओवर 1000 पेजेस ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स टू गेट थ्रू। इसमें हमें कम से कम 1000 पन्ने हैं, 1000 पेजेस टू ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इस आर्टिकल की हिस्ट्री रही है, वो हिस्ट्री भी हम बताएंगे और हम एक्सप्लेन भी करेंगे क्या है क्या नहीं। 8:10:40 AM ऑन वेडनेसडे, सीनियर एडवोकेट Kapil Sibbal opened the arguments for the day and somberly said, उसने जोर देकर कहा है, somberly said, the hearing of this case was historical moment as the court will be analyzing history. कोर्ट को किस पे ध्यान देना है, हिस्ट्री पे, क्योंकि हिस्ट्री के बगैर ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस आर्टिकल का जो निचोड़ है, दैट डिपेंड्स अपॉन द हिस्ट्री। व्हाई इट डिपेंड्स अपॉन द हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लुकिंग इनटू वेदर द विल ऑफ द पीपल कैन बी साइलेंस्ड, जो लोगों की चाहत है क्या उसको दबाया जा सकता है, वो वेदर द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट वाज इलीगल, क्या जो पार्लियामेंट ने किया है, बिल पास किया है लोकसभा राज्यसभा में, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया है, क्या वो इलीगल था, वो भी उसने। एंड वेदर द जम्मू एंड कश्मीर कुड बी डिनाइड ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या जम्मू कश्मीर को हम इनकार करेंगे कि उनकी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी ऑन द बेस ऑफ वोट हम उनको वो गवर्नमेंट देंगे, क्या वो भी हम उनको इनकार करेंगे। हिस्ट्री, अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे इस आर्टिकल या जम्मू एंड कश्मीर की, तो वो क्या रहा है। हिस्ट्री शोज दैट लिमिटिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ओवर जम्मू एंड वाज एन अनचेंजेबल फीचर। हिस्ट्री बोल रहे हैं, इट इज ये सीनियर मोस्ट एडवोकेट कह रहे हैं, डॉक्टर सीनियर मोस्ट सिब्बल कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कपिल सिब्बल, क्या कहते हैं वो, सिब्बल टुक द कोर्ट थ्रू ए लिस्ट ऑफ डेट्स, उसने
डेट्स की तरफ कोर्ट को लिया है, यानी हिस्ट्री के फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, जब इंडिया अंडर द रूल ऑफ पैरामाउंट ऑफ ब्रिटिश रूल था, तब की तरफ उसने लिया। व्हेन कश्मीर बिकेम प्रिंसली स्टेट, देखिए कश्मीर क्या थी? प्रिंसली स्टेट। कश्मीर वाज प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब ये ब्रिटिशर्स के अंडर भी नहीं थी। यहां पे हमारा राजा था, उसे कहते ही वाज महाराजा हरि सिंह। लास्ट राजा ऑफ दिस स्टेट वाज महाराजा हरि सिंह। टू 1947 व्हेन इट erstwhile रूलर महाराजा हरि सिंह acceded द स्टेट टू इंडिया आफ्टर पार्टीशन, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ है, उसने इस स्टेट को किसके साथ मिलाया? इंडिया के साथ। ही argued that Kashmir was envisaged to be an independent state. कश्मीर को बोला गया था कि आप इंडिपेंडेंट रह सकती हो। कश्मीर वाज आस्क्ड बाय, तब कौन सा हमारा यहां पे ये था गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ये ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसने तय किया है जो भी प्रिंसली स्टेट्स जैसे जूनागढ़ था, हैदराबाद था और ये हमारा कश्मीर है, तो उन्होंने ये कहा था कि आप चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, आप चाहे तो हिंदुस्तान से जा सकते हो, आप चाहे तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। इट वाज द वी कैन से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसकी डिसीजन यही थी। तो क्या हुआ? He argued that Kashmir was supposed to be an independent but was forced to accede to India due to war. क्यों इंडिया के साथ महाराजा हरि सिंह मिला? ये वजह है। क्या वजह था? महाराजा हरि सिंह किसके साथ मिला? इंडिया के साथ। इट वॉज बिकॉज ऑफ द वार। वार कौन सा था? पाकिस्तान का वार। देखिए, रिलाइंग ऑन लेटर रिटन बाय महाराजा हरि सिंह टू लॉर्ड माउंटबेटन रिटन, महाराजा हरि सिंह ने लेटर लिखी थी। महाराजा हरि सिंह जो राजा था, किसका राजा थे? किसके राजा? जम्मू एंड कश्मीर के राजा। उसने हरि सिंह को उसने लॉर्ड माउंटबेटन को लेटर लिखी थी, रिटन ऑन 26 अक्टूबर 1947। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्पिरेंट्स के लिए, तो जो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए सुन रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 26 अक्टूबर 1947 को रिक्वेस्ट किया जाए इमीडिएट असिस्टेंस, हमें मदद मिले। किनको किया रिक्वेस्ट? इंडिया को। लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल रहे थे, इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के भी रहे हैं। तो immediate assistance from India government. Sibal tried to demonstrate that the Maharaja was forced to consider acceding to India due to the Pakistan invasion of the state. क्योंकि पाकिस्तान हमला कर रहा था, महाराजा भी हिंदू थे, उसने चाहा इट इज बेटर टू गो विद इंडिया, इंडिया के ही साथ मिलेंगे, इट इज बेटर टू गो विद इंडिया, फोर्स टू कंसिडर accede to India because of invasion of Pakistan, क्योंकि पाकिस्तान हमला कर रहा है। Unable to ensure the security of his people, the Maharaja expressed willingness to integrate with India in exchange for India's military protection. तो कहा हाँ, मैं आपके साथ मिलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे उसके बदले क्या चाहिए? मिलिट्री प्रोटेक्शन। क्योंकि वार जो हो रहा है, पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही थी, जो वहां से विद वेपन्स आ रहे थे, उनको रोकने के लिए है। So even at the stage of these deliberation, it was clear that accession came into with condition on the extent of power that the Indian Union would exercise over Jammu and Kashmir. लेकिन उसका जो उसने सिग्नेचर किया है, उस पे उसने कुछ कंडीशंस रखे हैं। क्या है वो कंडीशंस? He signed the instrument of पहले साइन कब किया है? ये डेट है 27 अक्टूबर 1947। बाय इंडियाज पावर ओवर द स्टेट वुड बी लिमिटेड टू लॉज ऑन। सिर्फ 3 चीजों पे इंडिया हुकूमत यहां पे करेगी। 3 चीजें ये इंपॉर्टेंट है। डिफेंस हो गई, मिलिट्री पावर वगैरह, फॉरेन अफेयर्स, किस मुल्क के क्या करना है, एंड कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन रेलवेज वगैरह। ठीक है, 3 चीजों पे ये आर्टिकल 37 में भी ये पॉइंट्स थे, ये डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। और सिब्बल pointed out that the timeline alone indicates that Maharaja's resistance after India secured independence in August, devoid of options. 2 months later the Maharaja agreed to accede. 2 महीने के बाद महाराजा ने एग्री किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, किन के साथ? पूरे तरीके से हिंदुस्तान के साथ मिलना, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्लियरली the instrument of accession clearly limited the power of parliament over Jammu and Kashmir. देखिए, वो कह रहा है जो साइन हुआ है, जो तब डॉक्यूमेंट बना है, वो क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि किस तरह इंडिया जम्मू एंड कश्मीर पे हुकूमत करेगी।
तो इंडिया सिबल ड्रू द बेस्ट अटेंशन टू द सेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, वहां पे सेक्शंस है आप इंडियन, क्योंकि कश्मीर को भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन थी, तो वहां पे सेक्शन है साइनड बाय द महाराजा हरि सिंह दैट लिमिटेड इंडियाज पावर, लिमिटेड रहेंगे इंडियाज पावर किस पे, जम्मू एंड कश्मीर पे। The schedule of the instrument of extension listed the subject over which India make laws for Jammu and Kashmir and specified that the residual powers would be vested with the state of Jammu and Kashmir। जो भी पावर्स देखिए, तीन लिस्ट्स होते हैं, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। तीन लिस्टों में जो पावर्स बचते हैं तो उन पे कौन कानून बनाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट लिस्ट हो गया वो लिस्ट जिसपे स्टेट कानून बनाए, कंकरेंट लिस्ट हो गया वो लिस्ट जिसपे स्टेट भी कानून बनाए और सेंटर भी कानून बनाए, यूनियन लिस्ट हो गया सेंट्रल लिस्ट जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाए। लेकिन जो इन तीन लिस्ट में नहीं पाया गया है उसे कहते हैं रेजिड्यूरी पावर्स, यानी एक्स्ट्रा पावर्स, वो भी दिए गए थे स्टेट को, वो यानी उस पे कानून कौन बनाएगी, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रेजिड्यूअल पावर वुड बी वेस्टेड विद द स्टेट ऑफ जम्मू एंड दिस वाज अनलाइक एनी अदर स्टेट, सिर्फ इस स्टेट के से। व्हाइल एज रेजिड्यूअल पावर दोज दैट डू नॉट फॉल विद इन द स्टेट, ये मैंने बोला है जो कंकरेंट लिस्ट में नहीं आते हैं या यूनियन लिस्ट में नहीं आते। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन फर्दर स्पेसिफाइड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर बियॉन्ड दैट was agreed। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बी आर अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन, ये जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं रहेगी। यहां पे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक ब्रिज बनेगा, जो वो ब्रिज था दैट वाज 3 पावर्स विल बी गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स मिलिट्री पावर, कम्युनिकेशन पावर एंड डिफेंस पावर। उसके अलावा यहां पे कोई भी कानून नहीं बना सकती है सेंटर कैन नॉट मेक एनी लॉज अदर देन दोज 3 सब्जेक्ट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा विच रिप्रेजेंट कहां पे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट द आईओए वाज क्लियर दैट आर्टिकल 37 कुड नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। इसका यही मतलब है आर्टिकल 370 को, ये वकील कह रहा है, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, वकील कह रहा है, सिब्बल कह रहा है कि आर्टिकल 370 कुड नॉट बी अमेंडेड, यानी इसमें कोई भी बदलाव नहीं आ सकता बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि ये क्लियर है कि आप बदलाव कर ही नहीं सकते। किससे क्लियर है, ये क्लियर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से, क्योंकि वहां पे क्लियरली लिखा है आपको सिर्फ 3 चीजों पे, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है फिर हम आपसे मिलने वाले हैं, नहीं तो हम आपके साथ नहीं मिलेंगे। जब एग्रीमेंट बेसिक स्ट्रक्चर है एग्रीमेंट का, तो आप खुद तय कीजिए क्या वेदर इट इज यहां पे कौन सा जजमेंट आना चाहिए, क्योंकि जजेस ने भी वही बात समझी होगी जो मुझे समझ में आ रही है। इट हैड टू बी डन बाय द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहां पे हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, अगर हम चाहे तो हम कोई भी हक देंगे सेंटर को, चलो इस पे भी कानून आप ही बना लो, इस पे भी कानून, यानी इसका मतलब है ताकत किसको दिया है जम्मू कश्मीर के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, विच रिप्रेजेंटेड द विल ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या कर रहे हैं, ये एक विल कर रहे हैं, रिप्रेजेंट किसकी विल ऑफ कश्मीरी पीपल, क्योंकि हमने उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा है, हमने उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा। सिब्बल क्लियरिफाइड दैट देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट जम्मू एंड कश्मीर बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सिब्बल ने यह भी क्लियर किया है कि हम इस पे सवाल नहीं उठा रहे कि जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, हिंदुस्तान का हिस्सा ये है, सिब्बल कह रहे हैं, बट द रिलेशनशिप वॉज IOA मेड द क्लियर, बट जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ उससे ये क्लियर हुआ है कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो डिफरेंट है, उन बाकी स्टेटस की तरह ये रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि डिफरेंट फुटिंग, इसका पैटर्न जो है, फुटिंग जो है, दैट इज डिफरेंट, दैट इज नॉट ऑन दैट बेसिस कि आपने किसके साथ क्या व्यवहार करना है, जो कि आज हम कह रहे हैं इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, यानी इक्वलिटी नहीं है, क्योंकि हमें इक्वलिटी, उसका कहना है कि इक्वलिटी जब थी ही नहीं स्टार्टिंग में, उसी पे है इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन हुआ, तो अब कौन सी इक्वलिटी आप चाहते हो बाकी स्टेटस के साथ, यही इसका माना है। Further, he argued that India's Constituent Assembly agreed to those points listed in the, और उस वक्त के पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया की थी, उसने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तब ने उस एक्सेप्ट किया है, ठीक है।
तो a constitution commitment had been made on these terms which formed the basis for, और ये है हिस्ट्री आर्टिकल 370 की, क्योंकि तब भी पार्लियामेंट ने माना है, तब भी इस जो यहाँ पे आर्गुमेंट्स महाराजा हरि सिंह ने रखे हैं वो एक्सेप्ट करके पार्लियामेंट ने भी एक्सेप्ट किया है, तब के प्रेसिडेंट ने भी एक्सेप्ट किया है, तब के प्राइम मिनिस्टर ने भी एक्सेप्ट किया है। उसके बाद ये आर्टिकल की बेस बन रही है। किस आर्टिकल की? आर्टिकल 370 की। Parliament cannot play the role of Constituent Assembly. Sibal argued that the extent of Parliament powers to legislate for Jammu and Kashmir was limited to the instrument of and the provisions of Indian Constitution, especially Article. उसने ये भी कहा है कि Parliament cannot to legislate. अब ये कोई कानून नहीं बना सकता है जम्मू एंड कश्मीर पे। जब नहीं बना सकता है तो एब्रोगेट कैसे कर सकता है, ये सिबल का कहना है, क्योंकि ये पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से वाजिया है। एंड द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली आर्टिकल 37 फॉर्मिंग ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देन constitution is political exercise designed to ensure that the aspirants of people it will govern is duly represented. Sibal pointed out that the parliament, a lawmaking body, cannot replace this political exercise. तो उसने कहा ये जो किया गया है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है, इट वाज ओनली द पॉलिटिकल एक्सरसाइज, ताकि दूसरे लोगों को खुश करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम बात करेंगे ये सही नहीं है, ये मतलब इट्स नॉट द गुड स्टेप, क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ है। ठीक है। When constitution is drafted, all institutions including parliament are governed by it. Parliament cannot convert itself into a constituent assembly through a resolution and declare itself to the constitution. Their powers were limited. So in 2000 parliament के powers limited है। 2019 when through a presidential order the union changed the meaning of the word constitution element to legislative assembly, it exceeded the limit and took up the task to encourage। तो ये जो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, इसको यहां पे चेंज कर दिया गया इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली। सिब्बल कह रहा है ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकता है, किसी का नाम चेंज करेगा। दिस वाज इम्परमिसिबल एंड कॉन्ट्रोरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है जो ये इन्होंने किया है। अब बेंच वापस क्या बोल रहा है, क्योंकि 5 बेंच वहां पे सुन रहे थे, इतना सुन के उन्होंने क्या बोला, द बेंच काउंटर्ड दिस बाय पॉइंटिंग आउट दैट आर्टिकल 370 वाज एन ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज, ये आर्टिकल 370 ये पार्ट है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन। किस पार्ट में है? 221 विच स्पेसिफिकली डील्स विद द टेम्पररी। बोला कि ये टेम्पररी वहां पे लिखा है, ट्रांजिशनल लिखा है, स्पेशल प्रोविजंस लिखे हैं, क्योंकि ये टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड प्रोविजंस, ये टेम्पररी वर्ड जो इसमें है ये फंसा रहा है। देखिए फिर क्या हुआ, एज अवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क पुट आर्टिकल 370 अंडर दिस सेक्शन। क्यों इस सेक्शन में? बेंच वॉन्डर इफ दिस मींट दैट आर्टिकल सपोज्ड टू बी ए टेम्पररी प्रोविजन। इसका मतलब है ना ये टेम्पररी है, किसी वक्त के लिए है, किसी टाइम के लिए है, तो फिर ये एब्रोगेट करना ही था। क्यों इसको, मतलब ये इट वाज टू बी एब्रोगेटेड, क्योंकि ये टेम्पररी है। तो सिबल वापस क्या कहेंगे वो भी आप देखेंगे। द प्रोविजन टू द आर्टिकल 373 इज क्रूशियल। आर्टिकल 370 कैन नॉट बी एब्रोगेटेड विदाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए जो आर्टिकल 370 क्लास 3 है ये क्रूशियल है, क्योंकि इसको एब्रोगेट किया ही नहीं जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? विदाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कश्मीर में पहले क्या होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो जब डिक्लेयर करेंगे हाँ इसको एब्रोगेट करके हम आप ही के साथ सारी चीजें, हमें भी तमिलनाडु जैसा बना, हमें भी केरला जैसा बना, मध्य प्रदेश जैसा बना, तब ये ऐसा हो सकता है। आर्टिकल 370 स्टेट्स दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट रेफर्ड टू इन क्लास 2 शैल बी नेसेसरी बिफोर द प्रेसिडेंट इशूज सच एज नोट। अगर ऐसा प्रेसिडेंट ऐसा नोटिफिकेशन निकाले तो क्लास 2 बोल रहा है ये नेसेसरी कंसल्ट करनी है हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देन नोटिफिकेशन रेफर्ड टू हियर इज अ पब्लिक नोटिफिकेशन दैट प्रेसिडेंट में इशू टू डिक्लेयर आर्टिकल inoperative or modified the provision impose a condition that the abrogation can only be done with the recommendation of। ये फिर से ये रिकमेंडेशन ऑफ, पहले रिकमेंडेशन किनको देनी है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। तो Sibal's argument focused on this provision. He argued that constitutional framers would have stated that President required the recommendation of Jammu and Kashmir legislature. Instead, they specifically stated that the recommendation of the Jammu and Kashmir was imperative for the abrogation of Article 370. When Constituent Assembly dissolved, यहाँ पे Constituent Assembly dissolve भी हुई है। कब dissolve हुई? 1957 में। They
दे चूज नॉट टू रिपील आर्टिकल, उस वक्त आर्टिकल 370 को रिपील नहीं किया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व किया है। Sibal argued that once the state's constituent assembly dissolved after drafting the constitution for the state, the power of abrogation dissolved with them. This line of argument provoked a long and engaged debate between the bench and the Sibal. Justice Sanjeev Khanna asked whether the power to abrogate vanished after the constituent assembly. उसने एक सवाल किया है और वहां पे एक जज थे, क्या नाम है उसका, जस्टिस संजय खन्ना, उसने एक क्वेश्चन पूछा, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिसॉल्व किया गया है 1957 में, क्या पावर टू एब्रोगेट भी उसी वक्त खत्म हो गया है आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? सीजीआई चंद्रचूड stated, Chief Justice of India Chandrachud stated that the Constituent Assembly is not a permanent body like the Supreme Court. उसने कहा Constituent Assembly permanent body नहीं है, Supreme Court की तरह ये permanent body नहीं है, it is temporary. Thus the recommendation of the Constituent Assembly loses its purpose once the Assembly is dissolved. जब Assembly dissolve हुई है तो इसने इसका purpose lose किया है, यानी Constituent Assembly जो dissolve हुई है अब ये आर्टिकल 370 के रिकमेंडेशंस नहीं दे सकती, ये बेंच का कहना है, क्योंकि वो अब जब रही ने CJI continued that the condition imposed by the provision was gone. The abrogation of Article 87 was not rendered impossible. The substantive part of the provision, which is that the President may by public notification declare Article inappropriate, remained. To this Sibal, देखिए ये उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है क्या डिसॉल्व होके ये, मतलब इनका कहना है ये हो सकता है, इसको हम रिपील कर सकते हैं बाय पब्लिक नोटिफिकेशन। जब प्रेसिडेंट ये कहेगा इट इज इनऑपरेटिव, ये अब नहीं रहा है। तो क्या है, टू दिस Sibal argued that the entire history and political background behind Article 370 was rooted in making known the will of the people। कहा कि फिर हमें क्या करना है, लोगों को पूछना है, फॉर द विल ऑफ द पीपुल, ठीक है, लोगों के rooted in the making known the will of the people. This would only be achieved through the Constituent Assembly. Article 370 could not be read divorced from the provision that mandated the approval of Constituent. Sibal stressed, adding that such a reading of article without the provision would give blanket power to the president. कहा कि लोगों के बगैर अगर प्रेसिडेंट ऐसी नोटिफिकेशन निकालेगा, ये सारे पावर्स हम किसको दे रहे हैं, प्रेसिडेंट को दे रहे हैं। The abrogation of done in Sibal state was not dissimilar to this process. Sibal read out experts from the Constituent Assembly debates where Naran Gopal Swamy Iyengar stated that recommendation of Constituent Assembly was a condition precedent for the President of India to abrogate Article 370 became a permanent provision of the Constitution when the Constituent Assembly dissolved. उसने कहा जब Constituent Assembly dissolve हुए तो ये जो बन गई है ये परमानेंट बन गई, यानी आर्टिकल 370 तब भी टेम्पररी नहीं रहा क्योंकि ये कंटिन्यू रहा 1957 से, अब ये ऑटोमेटिकली परमानेंट बन गया है। ये किसका, सिबल का कहना है। द बेंच कंटिन्यू टू स्ट्रेस ऑन द पॉइंट आर्टिकल वाज नॉट मेंट टू बी परमानेंट प्रोविजन दैट नोबडी अदर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड रिपील। इसको देखिए, द बेंच कंटिन्यू टू स्ट्रेस ऑन द पॉइंट दैट आर्टिकल 3 वाज नॉट मेंट टू बी परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है, दैट नोबडी अदर देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड रिपील, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही इसे रिपील करेगी, उसके बगैर तो ये परमानेंट नहीं है। जो चीफ जस्टिस है टुक द टाइम टू एलॉबरेट डिस्कस फ्रेमवर्क ऑफ पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनिंग टेम्पररी, उसमें जो दिया गया है टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन। आर्टिकल 37 इज नेस्टल्ड इन दिस पार्ट, उसने कहा ये इसी पार्ट में आ रहा है। तो इसने आर्ग्यू किया है कि इसको सिब्बल जो है यहाँ के जो पेटिशनर्स है उन्होंने किन के साथ, चीफ जस्टिस और वो जो बेंच है उसके साथ उनकी डिस्कशन हुई है वेदर दिस इज टेम्पररी, ट्रांजिशनल, स्पेशल स्टेटस, फिर ये इजीली एब्रोगेट हो सकता है। यानी द चीफ जस्टिस sought to understand the reason that the constitutional framework placed the article in, उसने ये मतलब जो क्यों रखा है पार्ट 21 में टेम्पररी जो दिखा रहा है। इफ इट वॉज इंटेंडेड टू परमानेंट, अगर ये परमानेंट था तो सिबल्स काउंटर आर्गुमेंट हियर वाज दैट, उसने काउंटर में क्या है, सिबल ने क्या कहा, टेम्पररीनेस ऑफ दिस प्रोविजन लिस्टेड बिटवीन, ये लास्ट जो टेम्पररी ये था ये कब से कब तक, 1951 टू 1957, क्योंकि तब डिसॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, उसका कहना है ये ऑटोमेटिकली परमानेंट हो गया है। When the Jammu and Kashmir Constituent Assembly was active, constituent framers placed it there as the exercise of the assembly was
टेम्पररी, दिस वाज नॉट टू मेक आर्टिकल 37, इसका मतलब ये नहीं है आर्टिकल 37 बट टू रिकॉग्नाइज दैट इट इज अ फेट वाज टायर्ड टू अ टेम्पररी बॉडी, द डेज आर्गुमेंट एंडेड एट, तो ये दिन के जो आर्गुमेंट्स है अब ये एंड हुए, आज सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल विल कंटिन्यू टू आर्ग्यू टेम्पररी टुमारो, यानी अगस्त 3, आज ये फिर से इस पे बात होगी। तो हम कल इस पे अगर आप इसको लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो हम आपको और भी डिटेल्स इसके बारे में आगे देंगे, क्या होगा क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमें यही पता चला जो कि हिस्ट्री है इस आर्टिकल की, वो क्रूशल पॉइंट है। और ये जो क्यों टेम्पररी, क्यों इसको मतलब एब्रोगेट किया गया है, क्योंकि ये पार्ट 21 में है जो कि टेम्पररी है। बेंच का भी कहना था कि वाई इट इज टेम्पररी, लेकिन सिब्बल के आर्गुमेंट्स भी बहुत स्ट्रांग थे। तो देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आने वाला है, तो वो क्या आएगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह है वो विदाउट नॉलेज बोल रहे हैं कि वहाँ पे फलानी का ऐसा हुआ है इस तरह, क्यों दे आर सेइंग ऑल विदाउट नॉलेज। नॉलेज इसकी यही है, वी शुड नो द बेसिक्स ऑफ आर्टिकल 370, व्हाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज साइन्ड, एंड बेसिक इज दिस कि कोर्ट किस तरह इसको लेगा कि अगर ये लीगल है, वेदर इट इज लीगल और इलीगल, क्योंकि तब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लेजिस्लेचर रनिंग में नहीं था, विल ऑफ द पीपल वाज नॉट आस्क्ड, तो वो बहुत सारी चीजें कोर्ट को देखने हैं। इट इज सब जुडिशियस, ये कोर्ट में अभी फैसला इसका होने वाला है, दैट वुड बी सीन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर टुडे।